कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मेरा नाम महिमा है। मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी काफ़ी दुखों से भरी हुई है। वो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो फिर दवाई खा लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। माँ की रिपोर्ट्स अलमारी में छुपा दी ताकि उन्हें कोई देख न ले। मैं ये जानना चाहती थी, आखिर माँ के कमरे में आता कौन है। रात को जब उमेश कमरे में आए तो मैंने उससे कहा कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे, क्या हुआ माँ को। मैंने कहा, उमेश, आज रात मैं माँ के साथ सोना चाहती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एतराज़ तो नहीं किया। वो कहने लगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो। उमेश बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे कभी भी मेरी माँ के मामले में उन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं की थी। मैं माँ के साथ उनके कमरे में जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी जो घबराहट थी वह मैं महसूस कर सकती थी। माँ की घबराहट देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कि रात को मेरी माँ के पास कोई आता था। यही सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं। सुबह नाश्ते के बाद उमेश और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई। मैंने माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बताया कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशे की गोलियां सूंघकर बेहोश कर देता है। इसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता। उनके साथ क्या क्या हुआ माँ को भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। मेरा पहला शक मेरे ससुर पर गया। वो ही घर में हर वक्त मौजूद होते थे, लेकिन फिर यह भी ख्याल आने लगा, वह तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते रहते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा था। एक तरफ तो मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज़्यादा समझदार, दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर शक होने लगा। वो रातों को काफ़ी देर तक जागता करता था। उसके कमरे से टीवी की आवाज़ें आती रहती। एक बार वह मुझसे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आपकी माँ बहुत खूबसूरत है। आपकी माँ नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन लगती हैं। यह बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिनों में ही करी थी। मैंने हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब दिमाग में आते ही मेरे अंदर एक आग सी लगने लगी थी और यह सब बातें मुझे नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गलत काम किए जा रहे हैं, लेकिन वह बेहोशी में होती थी। मेरे लिए यह बात एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। जो भी था, उसे शर्म नहीं आती थी उस शख्स को, एक गूंगी और बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी बेबसी यह थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। उमेश लाख अच्छे सही, लेकिन अपने पिता के खिलाफ वह कोई बात नहीं सुन सकेंगे, ना ही उनके खिलाफ कोई बात मानेंगे, क्योंकि जितनी वह मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वह अपने पिता की भी सेवा करते थे। वैसे तो मेरे ससुर जी की भी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर भी मेरी माँ की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वह शराफत की आड़ में कर रहे थे वह बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। मुझे याद आने लगा, जब मैं काम करती थी तो माँ मेरे साथ किचन में होती थी। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूँ। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे की तरफ जाती, तब उनके कमरे की सफाई करके आती तो वो किचन में अपने लिए चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने चाय खुद बना ली है। तो वह मुस्कुरा कर देखकर अपना कप उठाए किचन से निकल जाते। उस वक्त तो मुझे यह बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो हर आम सी बात पर मुझे शक होने लगा था। एक बार वह बाज़ार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़वा दिए। कहने लगे, तुम्हारी माँ काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है, तुम शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए यह सब उन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि वे मेरी माँ का एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आँख खुली तो मैंने देखा कि उमेश कमरे में नहीं थे।
फिर काफ़ी देर बाद वह कमरे में आए तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? वो कहने लगते, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद सो जाते हैं तभी मैं छत पर जाकर सिगरेट पी लेता हूँ, वरना पिताजी को फ़ौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वह मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुरा कर कहती, वह आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं। वह मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं, मुझे उन सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ उस उम्र में एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ़ में थी जिससे वो अनजान थी और मेरे लिए हर पल परेशानी भरा गुज़र रहा था। मैं कैसे अपनी माँ को यह सब सच बताती जो डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वह ना तो बोल सकती थी और ना ही अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी। वह ना भी बताती तो यह बात कौन सी छुपी रह सकती थी। वो बाहर से तो चुप थी, लेकिन अंदर कितनी परेशानी और तकलीफ़ों से गुज़र रही थी मैं भी जानती थी। अब मैं रोज़ उमेश से बहाना बनाती कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी माँ के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उसी शख्स का इंतज़ार रहता जो मेरी माँ को इतनी परेशानियाँ देता था। कुछ दिन तो उमेश चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुँह से तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए शिकायतें नज़र आती थीं। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वह ऑफ़िस में गुजार कर आते तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहते थे, लेकिन मैं खुद जिस दिमागी उलझन का शिकार थी, मुझे उमेश की इस ख्वाहिश का कभी एहसास नहीं था और अब तो मैं उनके साथ काम करना भी भूल जाती थी। रात को उमेश के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वे पहले ही मुझसे उखड़े से थे, फिर सुबह ऑफ़िस के लिए लेट होकर गुस्से के मारे खुद ही अपने प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से में आकर बोले कि तुम बस अपनी माँ की सेवा करा करो, तुम्हारे लिए बस एक वही ज़रूरी काम है। वह इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा, नाश्ता कैसा बना है? तभी वो बिना नाश्ता किए ही ऑफ़िस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। इस पर उमेश का रवैया देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमेश का मूड बहुत ही ख़राब था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाना पूछा ही नहीं। उमेश से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मैंने पहले ही कही थी, मगर वह कहने लगे, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे पूरे दिन तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता और रात को जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होता। ये कहकर मैंने उनको मना लिया कि वह जल्दी से राज़ी भी हो गए थे। लेकिन अगली सुबह माँ इशारे से कहने लगी कि कल रात को तू मेरे पास क्यों नहीं सोई? वो आया था और वह रात मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। माँ मेरे साथ गले रख कर रोने लगी थी। मेरा दिल तो कट कर ही रह गया था कि मैं इस शख्स का क्या करूं। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो ये सब कर रहा था? न मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था और ना ही अपना कोई जिस पर मैं भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती, और वो बोल भी नहीं सकती थी। मैं उनके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वह एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी मैं लेकर जाती थी। बुढ़ापे के कारण उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। अभी इस उलझन में नहीं निकल सकी थी कि क्या करूं और क्या नहीं। एक बार मुझे माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने बराबर में देखा तो उमेश भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर माँ के कमरे में था और माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि मैं उनकी बात नहीं समझ पा रही थी। बस माँ दाएं बाएं अपने हाथ हिलाए जा रही थी, जैसे किसी को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरा देवर मेरी माँ के बेड से थोड़ी दूर खड़ा था। मुझे देखकर वह भी घबरा गया। मुझे ऐसा लगा था कि शायद माँ की इस हालत का ज़िम्मेदार वही है। मैंने गुस्से में उसके पास जाकर उसका गिरेबान पकड़ा और उसको झंझोर कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए उसकी तो रंगत ही बदल गई। कहने लगा, भाभी आप क्या बोल रही हैं? पागल तो नहीं हो गई हैं? मैं तो आपकी माँ को देखने आया था कि कमरे से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज़ मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहाँ पहुँच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से से में भभक रहा था।
कहने लगा, आपकी माँ मेरी माँ की जैसी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं तो सो रहा था, आपकी माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। सुनकर मैं यहाँ दौड़ा चला आया। अभी मैं उनसे पूछने ही वाला था कि इतने में आप चली आईं। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़ाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस वक्त तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उमेश की बात को नज़रअंदाज करके मैं कहने लगी, आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। यह रोज़ रात को मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यहीं पहुँची थी कि उमेश ने मेरे गाल पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा दे मारा। मैं दूर जाकर गिरी। उमेश ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन है मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर, बहन समझकर अपने घर में रखा है, और यह एहसान फरामोश मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उमेश ने कहा कि मेरी माँ अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतज़ाम कर दूँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत परेशान हो गई थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैंने शादी से पहले ही किराए पे दे दिया था। इतनी जल्दी तो वो भी खाली नहीं हो सकता था। मैं इस कदर परेशान हो गई थी कि चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो उमेश मेरे पास ही खड़े थे। वह बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे थे। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर उमेश को मेरा ख्याल रखने की बात कह रहे थे। वह बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप ख़त्म होते ही वह मुझे घर ले आए, मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। खुद भी मेरे सामने बैठकर कहने लगे कि जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतज़ार नहीं करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर से सुनने को मिली, उसके मुताबिक मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। उनकी यह बात सुनकर एक सोच में पड़ गई। मुझे यह सब सुनकर खुशी भी बहुत हुई कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुज़रना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे और मैं अपने तकलीफ़ के हाथों थक चुकी थी। उमेश की बात अभी भी जारी थी। वो कहने लगे, देखो महिमा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरत की इज़्ज़त करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है वह निहायत बेहुदा है। बेहतर यही होगा तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। पिताजी बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो यह सोचकर हैरत हुई कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वह मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। मैंने उठकर अपनी माँ की रिपोर्ट उमेश के सामने रख दी और रोने लगी। उमेश ने चौंकते हुए उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका तो उन्हें भी लगा। वह बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे। मैं हिचकियों से रोने लगी। मैंने कहा, इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए? उमेश, मेरी माँ काफ़ी महीनों से यहीं मेरे साथ इसी घर में रह रही है और कोई शख्स उन्हें नशे की गोलियां सुंघाकर नींद में बेहोश कर देता है। उमेश, वह बोल नहीं सकती और ना ही उस इंसान को पहचान सकती हैं, क्योंकि जिस वक्त वह शख्स उनके करीब आता है तब वह बेहोश होती हैं। होश में आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। मैं किस पर शक करूं? उमेश, मुझे तुम्हारे भाई से माफ़ी मांगने पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मुझे बताओ कि जिस तकलीफ़ से मैं और मेरी माँ गुज़र रहे हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं। आपकी शराफ़त की मिसाल मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूँ? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी महफूज नहीं है। इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है ताकि आप लोगों की झूठी शराफ़त का भी भरम रह जाए। मगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक DNA की रिपोर्ट दिखा दीजिए। सच सामने आ जाएगा और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो यह भी बता दीजिएगा कि उसे क्या सज़ा दी जाएगी।
मेरा सख्त लहजा सा हो गया था। उमेश ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी थीं। जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वह तीनों बेकसूर थे। मैं यह भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई है, लेकिन उमेश मुझे खुद अस्पताल लेकर गए थे और जिस लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ था वह एक जानी मानी लैब थी। अब तो मैं और भी उलझन में फंस गई थी। कौन था जो मेरी माँ के साथ यह सब कर रहा था? उमेश ने मेरी माँ के कमरे में कैमरे लगवा दिए ताकि हमें पता चल सके कि वह कौन था। जैसे ही वह शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, उमेश मेरी माँ के कमरे में चले गया और उसे पकड़ लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब उमेश ने उसका नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वह तो हमारी गली का ही एक भिखारी था। माँ के कमरे की खिड़की पिछली तरफ से खुलती थी। वह एक गली थी। वह भिखारी वहीं से अंदर आता था और मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर उनके साथ गलत काम करता था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उमेश ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। उमेश के साथ जाकर मैं अपनी माँ के डीएनए भी करवा रही थी। फिर यह सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारे सामने होता है। असल में वही सच नहीं होता। इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सारी सच्चाई जान लेनी चाहिए। अब मेरी माँ स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मेरी एक गूंगी माँ बेचारी, मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और तो और मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे देवर, हम सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। जो गलतफहमी हम लोगों के बीच आ गई थी वह अब सब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।